हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अब अनरजिस्टर्ड पर्सन भी जीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए एक सर्कुलर इशू किया गया है, जो सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 188/20/2022। ये सर्कुलर क्या बोलता है? ये सर्कुलर बोलता है प्रिस्क्राइबिंग मैनर ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो भी जीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकता है। इन्होंने कहा है इंस्टेंसेस हैव बीन ब्राउट टू द नोटिस वेयर द अनरजिस्टर्ड बायर हु हैड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद अ बिल्डर फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फ्लैट्स etc and had paid the amount toward consideration for such service either fully or partially along with applicable tax had to get the said contract agreement cancelled subsequently due to non completion or delay in construction activity in time or any other reason। मतलब कि इन्होंने सर्कुलर में बताया है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट डील किया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई काम कर रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट किसी कारण से कैंसल्ड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो वो जीएसटी का जो टैक्स पेमेंट किया था वो जीएसटी का टैक्स पेमेंट को रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है। आगे उन्होंने बताया है इन अ नंबर ऑफ सच केसेस द पीरियड फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट ऑन अकाउंट ऑफ सच कैंसिलेशन ऑफ सर्विस अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में ऑलरेडी हैव गॉट एक्सपायर्ड बाय दैट टाइम इन सच केसेस। मतलब कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, और जो सेक्शन 34 के अंदर क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम पीरियड भी निकल चुका है, तो वो व्यक्ति अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है। इसके बाद इन्होंने आगे बताया सिमिलर सिचुएशन में अराइज इन केसेस ऑफ लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज वेयर प्रीमियम फॉर द entire period of term of policies is paid upfront along with applicable GST and the policy is subsequently required to be terminated। कि अगर एक सिचुएशन तो है कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कैंसल्ड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम कर रहा होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन और कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कैंसल्ड हो जाता है किसी कारणवश, उस कंडीशन में अनरजिस्टर्ड बायर जो है वो रिफंड के लिए उस जीएसटी अमाउंट को क्लेम कर सकता है। दूसरा इन्होंने दिया है कि अगर कोई टर्म इंश्योरेंस है, लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस है, उसमें भी अगर जीएसटी का पेमेंट उन पर्सन ने किया है तो वो भी क्लेम कर सकता है रिफंड के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन, जब उसका टाइम पीरियड सेक्शन 34 के अंदर जो क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम पीरियड है वो अगर निकल जाता है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है रिफंड के लिए उस जीएसटी अमाउंट को क्लेम कर सकता है। तो चलिए एक प्रोसीजर देख लेते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या कंडीशन फॉलो करने हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। इन्होंने बताया है इन ऑर्डर टू एनेबल सच अनरजिस्टर्ड पर्सन टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रिफंड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 54, कि आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है सेक्शन 54 के अंदर सबसेक्शन 1 में। In cases where the contract agreement for supply of services construction of flat building has been cancelled, where long-term insurance policy has been terminated, कि अगर आपका दोनों कंडीशन या तो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस है वो टर्मिनेट हो गया है या आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कैंसल्ड हो गया है, उन दोनों केसेस में आपको रिफंड मिल जाएगा जीएसटी का, वो आपको क्लेम कर सकते हैं। तो इनके लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए इन्होंने बताया है और न्यू फंक्शनलिटी, कि हम आपको एक न्यू फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराएंगे अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल, कि आपको जीएसटी के पोर्टल पे एक फंक्शनलिटी दिया जाएगा। वो फंक्शनलिटी रहेगा कि आपको कैटेगरी दिया जाएगा रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, कि आप जो है एक ऑप्शन दिया जाएगा अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए कि आप जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे और एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आप लेंगे, और टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, वो ऑप्शन रहेगा रिफंड फॉर
अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसको आपको सिलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस करना है। आगे इन्होंने बताया है फर्दर सब रूल 2 ऑफ रूल 89 ऑफ CGST रूल 2017 as CGST has been amended and statement 8 has been inserted in form RFD01 wired notification number 26/2022। मतलब कि रूल 89 का सब रूल 2 जो है वो अमेंड किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 से, और इसमें इन्होंने एक क्लॉज इंसर्ट किया है जो क्लॉज KB और KA है। जो क्लॉज KB और KA है उस क्लॉज के अकॉर्डिंग आपको रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना है, और उस क्लॉज के अकॉर्डिंग आपको जो सर्टिफिकेशन अपलोड करने की रिक्वायरमेंट है वो आपको सर्टिफिकेशन और स्टेटमेंट अपलोड करना है जो आप रिफ़ंड अप्लाई करेंगे उसके लिए। आगे इन्होंने बताया है कि फाइलिंग ऑफ रिफ़ंड एप्लीकेशन, कि आपको रिफ़ंड एप्लीकेशन फाइल कैसे करना है। तो इन्होंने बताया है द अनरजिस्टर्ड पर्सन हु वांट्स टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट 2017 in cases where the contract agreement for supply of services of construction of flat building has been cancelled, where the long term insurance policies has been terminated, shall obtain a temporary registration on the common portal using his PAN। कि आपको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा उस रिफंड को क्लेम करने के लिए। आगे इन्होंने बताया है विल डूइंग सो द अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल सेलेक्ट द सेम स्टेट वेयर हिज सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज इनवाइस रिफंड इज टू बी क्लेम्ड। कि आपको उस स्टेट सेलेक्ट करना है जिस स्टेट का आपका सप्लायर है, वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, और जो इनवाइस आपका है, जिस इनवाइस के अगेंस्ट में आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं, वो इनवाइस की डिटेल्स वहाँ पे फिलअप करनी है। इज़ रजिस्टर्ड देयर आफ्टर द अनरजिस्टर्ड पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ रूल 10B। एक इन्होंने रूल 10B का बात कहा है, इन्होंने रूल 10B का हवाला दिया है यहाँ पे इन्होंने कि आपको रूल 10B फॉलो करना पड़ेगा। रूल 10B क्या कहता है, आधार और ऑथेंटिकेशन की बात करता है कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। अगर आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना मैंडेटरी है। आगे उन्होंने बताया है फर्दर द अनरजिस्टर्ड पर्सन would be required to enter his bank account details in which he seeks to obtain the refund of the amount claimed. The applicant shall provide the details of bank account which is in his name and has been obtained on his PAN। कि आपको जो बैंक अकाउंट, वही बैंक अकाउंट वहाँ पे एंटर करना है, उसी बैंक अकाउंट का डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करना है जो बैंक अकाउंट आपके पैन से लिंक है। पैन से आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, अदरवाइज आपको रिफंड नहीं मिलेगा। द एप्लीकेशन फॉर रिफंड शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म RFD01। कि आपको एक फॉर्म दिखेगा, एक फॉर्म मिलेगा, जो फॉर्म का नाम रहेगा RFD01 ऑन द कॉमन पोर्टल अंडर द कैटेगरी रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। कि आपको वहाँ एक कैटेगरी आएगा, वो कैटेगरी रहेगा रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। वो कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है। द एप्लीकेंट शैल अपलोड स्टेटमेंट एंड ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स एज पर प्रोविजन ऑफ सब रूल 2 ऑफ रूल 89 ऑफ द CGST रूल। द रिफंड अमाउंट क्लेम्ड शैल नॉट एक्सीड द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिक्लेयर्ड ऑन द इनवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड इज बिंग क्लेम्ड। मतलब कि आपको रूल 89 के सब रूल 2 के अकॉर्डिंग जो इन्होंने क्लॉज इंसर्ट किया है KB, वो क्लॉज KB के अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा। रिफंड के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्लॉज KB ऑफ सब रूल 2 के रूल 89 में क्या दिया गया है, क्या क्या स्टेटमेंट अपलोड करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको
अपलोड करना पड़ेगा। आगे उन्होंने बताया है सेपरेट एप्लीकेशन फॉर रिफंड हैव टू फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवाइसेज इशूड बाय डिफरेंट सप्लायर फर्दर वेयर द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज इनवाइसेज रिफंड इज टू बी क्लेम्ड आर रजिस्टर्ड इन डिफरेंट स्टेट द एप्लीकेंट शैल ऑब्टेन टेम्पररी रजिस्ट्रेशन in the each of the concerned state where the said supplier are registered। मतलब कि अगर आपका सप्लायर अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड है और आपको अलग अलग स्टेट में रिफंड लेना है तो उसके लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेने हैं वो आपको सेपरेटली लेने पड़ेंगे और आपको रिफंड भी सेपरेटली फाइल करने पड़ेंगे। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन्होंने आगे बताया है वेयर द टाइम पीरियड फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट अंडर सेक्शन 34 ऑफ CGST एक्ट हैज़ नॉट एक्सपायर्ड एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन टर्मिनेट ऑफ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज द कंसर्न सप्लायर कैन इशू क्रेडिट नोट to the unregistered person. In such cases, supplier would be in a position to also pay back the amount of tax collected by him from the unregistered person, and therefore there will be no need for filing refund claim by unregistered person in these cases. Accordingly, the refund claim can be filed by the unregistered person only in those cases where at the time of cancellation or terminate of the agreement contract for supply of services the time of issuance of credit note under section 34 of CGST एक्ट हैज़ एक्सपायर्ड। मतलब कि अगर आपका एग्रीमेंट कैंसल्ड हो चुका है लेकिन आपका जो सेक्शन 34 के अंदर जो क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम पीरियड होता है वो क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको रिफ़ंड फाइल करने की नीड नहीं है। आपको रिफ़ंड फाइल तभी करना है जब आपका सेक्शन 34 के अंदर क्रेडिट नोट का टाइम पीरियड है वो निकल चुका होगा, तभी आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि रिफ़ंड के लिए अप्लाई हम किस डेट से मानेंगे, कितने साल के वैलिड होगा हमारा रिफ़ंड, कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया है एज पर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 54 कि सेक्शन 54 के सब सेक्शन 1 बताता है टाइम पीरियड कि आप रिफ़ंड कब से कब तक क्लेम कर सकते हैं, कितना टाइम पीरियड है आपके लिए रिफ़ंड अप्लाई करने के लिए। एक्ट टाइम पीरियड ऑफ 2 years, टाइम पीरियड ऑफ 2 years from the relevant date has been specified for filing an application of refund. Further, the relevant date in respect of cases of refund by a unregistered by a person other than supplier is date of receipt of goods or services or both by such person in terms of provision of clause G in explanation सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 54। मतलब कि आपको जो है सेक्शन 54 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज जी में दिया गया है कि आपको 2 साल का टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा। तो आपका डेट जो स्टार्ट होगा वो डेट स्टार्ट होगा सेक्शन 54 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज डी के अकॉर्डिंग, कि आपको जो है बताया गया है डेट ऑफ इशुएंस ऑफ लेटर of cancellation of the contract agreement for supply by the supplier will be considered as the date of receipt of the service by the applicant। कि आपको उस डेट से 2 साल का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा जिस डेट को आपको कैंसिलेशन लेटर टर्मिनेट हुआ है या टर्मिनेट लेटर जो है आपको रिसीव हुआ है, एग्रीमेंट कैंसल्ड हुआ है, जिस डेट को कैंसल्ड हुआ है उस डेट से आपको 2 साल का काउंट होगा। आगे इन्होंने बताया है कि आपको रिफ़ंड कितने अमाउंट तक अप्लाई करना है, तो वो भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आपको रिफ़ंड हम कितने अमाउंट तक देंगे। 100-200 रुपये 500 रुपये के लिए रिफ़ंड आप लेने आ जाओ, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया है कि आप रिफ़ंड मिनिमम जो है 1000 से कम का नहीं हो सकता है। तो इन्होंने बताया है सब सेक्शन 14 ऑफ सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट प्रोवाइड्स that no refund under subsection 5 of subsection 6
शैल बी पेड टू एप्लीकेंट इफ़ अमाउंट इज लेस देन 1000। कि अगर आपका रिफंड का अमाउंट जो है वो 1000 से कम का है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। मतलब कि आपको देखना है CGST 1000 होगा, CGST में 1000 और SGST में भी 1000 होना चाहिए, तब आपको रिफ़ंड अप्लाई करना है। अदरवाइज़ आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 100 200 500 रुपये हैं आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर दें, तो ऐसा नहीं है। इसलिए इन्होंने लिख दिया है कि आप 1000 से कम का रिफ़ंड अप्लाई नहीं कर सकते। तो आगे इन्होंने बताया है द प्रॉपर ऑफिसर शैल प्रोसेस द रिफंड क्लेम फाइल्ड बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन इन अ मैनर सिमिलर टू अदर RFD01 claims. The proper officer shall scrutinize the application with respect to competences and eligibility of the refund claim to his satisfaction and issue the refund sanction order in form RFD06 accordingly. The proper officer shall also upload a details speaking order along with the refund sanction order in फॉर्म RFD06। कि आपको ऐसा नहीं कि आपने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया और रिफ़ंड प्रोसेस हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर ऑफिसर जो है स्क्रूटनाइज करेगा, स्क्रूटनी करेगा आपको प्रॉपर ऑफिसर कि आप जो रिफ़ंड के लिए अप्लाई किए हैं उसमें आपकी एलिजिबिलिटी है भी या नहीं है, आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड है या नहीं है, तो किस चीज़ का आप रिफ़ंड अप्लाई करना चाहते हैं। कोई कैपिटल गुड्स तो नहीं है, कोई ब्लॉक क्रेडिट का गुड्स कोई रिफ़ंड तो नहीं है। तो ये आपको चेक किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फैक्ट्री होता है, अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपको डिटेल्स ऑर्डर अपलोड कर दिया जाएगा फॉर्म RFD06 के अंदर और आपको रिफ़ंड दे दिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर दिए गए हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए कि अनरजिस्टर्ड पर्सन भी जो है रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है और करेगा तो किस तरह करेगा, तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।